करीब करीब 25 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 230 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स अभी भी हालांकि ग्रीन में और अच्छी आउट परफॉर्मेंस के साथ 3:1 का एडवांस डिक्लाइन। आज के स्टॉक्स ऑफ द डे में एनएमडीसी 6% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% ऊपर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में शानदार तेजी, औरोबिंदो फार्मा 2% ऊपर, आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा मूव, आईआरसीटीसी में अच्छा मूव। और डाउन साइड में जो स्टॉक स्टैंड आउट करते हैं उनमें सबसे ऊपर है एबी फैशन एंड रिटेल जो अब 3% नीचे है, एबीएफआरएल, और उसके अलावा एक्सिस बैंक, एबीबी इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। बीरू जी हाँ, तो ये आप देखिए बाजार की छोटी सी समरी थी। निफ्टी करीब 21,808 पे डीलों की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, आइए इनसे करते हैं बातचीत। इस वक्त अमित सेठ, आशीष बहती हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ रुचित जैन और विकास सालुके जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और विकास, पहले आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट अभी वापस एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है, तो मेरा पहला सेल कॉल रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते हुए वापस देखने मिल रहा है। ऊपर में हमने देखा 1040 के आसपास कल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिला था। जाते जाते थोड़ा सा वहां पे एक प्रेशर देखने मिला। आज भी मुझे लगता है वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। 950 940 नीचे में टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं कि ओवर बॉट जोन में ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। तो आईसीआईसीआई बैंक सेल कॉल रहेगा। दूसरा है मेरा बाय कॉल ओएनजीसी। अभी भी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखाते हुए देखने मिल रहे हैं। ऊपर में 285 86 के टारगेट के लिए उसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हालांकि आज के डे लो के आसपास का ही लगाना है, 268 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ओएनजीसी को बाय करना है। अगर वो इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में 286 के आसपास के टारगेट यहाँ पे ओएनजीसी में आते हुए देखने मिल सकता है। तो मेरा आईसीआईसीआई सेल कॉल रहेगा और ओएनजीसी बाय कॉल रहेगा। ओके, ओएनजीसी बाय कॉल 274 पे। एनर्जी बास्केट में आज भी काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। डी हाई पर पूरा का पूरा स्पेस ट्रेड करता हुआ। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2 स्टॉक्स में से एक बाय एक सेल ट्रेड है मेरा भी, क्योंकि मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि दोनों तरफा के मूव स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहे हैं। बाय के ट्रेड से शुरुआत करूंगा जहां पे पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली एक काफी लंबा कंसोलिडेशन ये स्टॉक में पिछले कुछ समय से देखा गया और वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर अब ये स्टॉक है। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ग्रेजुअली वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं। इनफैक्ट आज भी अगर मॉर्निंग के एक लास्ट 45 मिनट्स में अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस बढ़ा है। तो पीआई इंडस्ट्रीज खरीदारी करे 3450 के स्टॉप लॉस के साथ 3700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और जेके सीमेंट में बिकवाली की सलाह रहेगी, जहां पे डेरिवेटिव सेगमेंट में शॉर्ट फॉर्मेशंस हो रहे हैं। लगभग 5% का ओपन इंटरेस्ट वहां पे इंक्रीज हुआ है अलोंग विद द प्राइस डाउन मूव। सो शॉर्ट फॉर्मेशंस है वहां पे। 40 to 30 के स्टॉप लॉस है, जेके सीमेंट में शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं 3960 के डिप के लिए। ओके, जेके सीमेंट 4132 पे डेरो पे ट्रेड भी कर रहा है। इस वक्त तो वीकनेस बाकी है यहाँ पे, तो जिसको प्ले करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आप। और 2 ट्रेड्स, मतलब 2 मेहमानों से ट्रेड्स और लेते हैं, फिर उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस पे जाएंगे। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा यहाँ पर? 2 ट्रेड्स आपके। जी वीरेंद्र जी, इसमें के 2 ट्रेड्स रहेंगे। बीएल एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर आ रहा है। इसने लगभग अपने 50 डेमा पे सपोर्ट लिया और 10 डेमा के ऊपर स्लोली एंड स्टेडली मेंटेन कर रहा। मुझे लगता है बीएल में एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी। 180 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स लगभग रहेंगे इसके 188 रुपीस के। सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड बड़े ऑर्डरली फैशन में कंसोलिडेट कर रहा है अपने 10 डेमा के ऊपर। स्ट्रक्चर देखा जाए तो राउंडिंग बॉटम और काफी पॉजिटिव है। मेरे को लगता है स्लोली यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा। 274.65 का प्राइस है, 271 का स्टॉप लॉस एंड 280 के टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड। चलिए अब आशीष बहती के पास चलते हैं। आशीष जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स। जी, पहली जो ट्रेड रहेगी वो दीपक नेटवर्क में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक काफी गिरावट में था, लेकिन अब 20 डेमा के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है। अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है अब इसमें। तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। 2260 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2340 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बीएचईएल। ये स्टॉक में भी कल एक शानदार ब्रेकआउट था लोअर लेवल से और एक रिवर्सल देखने मिला है हमें कल। इसमें क्लियरली जो गिरावट थी वो थमती हुई देखने मिली है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी बीएचईएल में भी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 223 का एसएल मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इसमें भी 239 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोटक बैंक में काफ़ी वीकनेस है। कोटक महिंद्रा बैंक इस समय लेकर आइए जरा स्क्रीन पर।
और करीब करीब 2.25% नीचे इस समय कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में लिटरली इस समय आग लगी हुई है। HPCL, BPCL, IOC और सबसे स्ट्रॉन्ग है अब HPCL 570 इस समय। क्या बोलें स्टॉक के बारे में, यहाँ पर ज़बरदस्त मूवमेंट। इसका 52 वीक हाई लो का प्लेट देखते हैं एक बार। HPCL का 3 महीने में 81% के मूव, 1 महीने में 26% के मूव, इस हफ्ते करीब करीब 11 साढ़े 11% के मूव। और मुझे याद है आई थिंक 3-4 महीने पहले की बात है, समीर अरोड़ा आए थे शो पर, उन्होंने कहा था कि HPCL ले रहे हैं वो। और ये देखिए फ्रेश ऑल टाइम हाई इस स्टॉक का और शानदार मोमेंटम। 52 वीक लो से तो करीब 3 गुना होने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक, तो अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर इस समय इस स्टॉक में। एक काम करते हैं एक बार अमित जी, एक तीनों में से सबसे बेस्ट चार्ट किसका है, बेस्ट चार्ट किसका है रादर तीनों में से? जी, तीनों ही स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है यहाँ पे IOC। एक अच्छे पुल बैक से आ रहा है और ऑलमोस्ट 10 डेमा से ऊपर टेक ऑफ कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी बनी रहेगी। 189 के लगभग इसका प्राइस है। इसका लास्ट स्विंग है 196 था, मुझे लगता है वहां तक ये जा रहा है। 196 क्रॉस होगा तो और भी ऊपर के टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। फिलहाल 196 197 के साथ वर्क करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 185 का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO आशीष सोमैया स्टूडियो में जुड़ गए हैं। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनको मार्केट्स में, और वाइट ओक से पहले ये मोतीलाल ओसवाल AMC के भी CEO रह चुके हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, क्योंकि आपके फंड में FI और DI दोनों हैं, बताइए सर मूड माहौल है कैसा? रोज़ DIs खरीद रहे हैं, FIs बेच रहे हैं, ये ट्रेंड कब तक चलेगा? एक्चुअली FIs का अनुज जी एक चीज़ पता करना हमेशा मुश्किल रहता है कि भाई, जैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको बोलता हूँ जस्ट टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, स्पिरिचुअलिटी अगर फॉलो करते हैं तो बोलते हैं सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर है। बट FI फ्लो को लेकर के इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कितना आउटफ्लो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट की वजह से, कितना चाइना की वजह से। अब क्या है कि बाहर के माहौल की वजह से कोई $100 निकालेगा तो $15-20 अपना ऐसे ही निकल जाता है। सो मैं इसलिए बोल रहा था कि सारे सवालों के जवाब अपने अंदर है, ऐसा FI फ्लो को लेकर के नहीं सोचना चाहिए। उसके जवाब कभी ब्रह्मांड में भी कभी होते हैं। सदगुरु के फैन हैं आप? हाँ, सदगुरु के फैन हैं आप? सुनते हैं, हाँ बिल्कुल सुनते हाँ, हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं जो एक्शनेबल है। PSUs शानदार मोमेंटम, आज भी एक बड़ी रैली। हालांकि 2-3 दिन पहले एक बड़ा क्रैक आया था PSU स्टॉक्स में। आपके फंड में है क्या PSUs, और क्या व्यू है आपका? जैसे हम लोग हमेशा रिलेटिव रिटर्न देखते हैं, तो वी आर गाइडेड कि भाई इस तरीके से हमारा कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई ये अच्छा ये ख़राब, ये ले सकते हैं ये नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली बॉटम अप बेसिस पे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है वो पोर्टफोलियो में आती है, लेकिन फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई बेंचमार्क जो है हमारा BSE 500, इसका कंपोजिशन क्या है और इसमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। सो बॉटम अप बेसिस पे भी और बेंचमार्क रिलेटिव बेसिस पे भी डेफिनेटली PSUs में एक्सपोजर तो है, सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में एक्सपोजर है। PMS में कम है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर एक्सपोजर है। देखने वाली बात यह है कि अगर आप देखें 2023, जैसे इसका मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, 2023 में अगर आप BSE 500 देखेंगे, BSE 500 26% ऊपर था, लेकिन BSE 500 का जो लार्ज कैप कंपोनेंट है ना, वो केवल 22% ऊपर था, और BSE 500 के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपोनेंट है 45-46% ऊपर था। अब जो स्मॉल कैप कंपोनेंट 46% ऊपर था, इसको आप फर्दर स्प्लिट करें PSU नॉन PSU, तो स्मॉल कैप कंपोनेंट का जो PSU है ये 120% ऊपर था, और स्मॉल कैप कंपोनेंट का जो नॉन PSU है ये अंडर परफॉर्म किया एक्चुअली। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक जनरलाइजेशन चल रहा है कि भाई कहीं पे भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज या PSU का टैग है तो वो सारा ही सब कुछ चल रहा है। आई थिंक पिछले 2-3 दिनों का जो माहौल है वो यही बताता है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चूजी होना चाहिए कि भाई किसमें, कभी कभी क्या है कुछ चीज़ें ऑर्डर बुक वगैरह की वजह से चल जाती है। कभी कोई बोलता है कि भाई हर बार इलेक्शन के पहले PSU में तो रैली होती है, 2004, 14, 19 कभी भी आप देखो। तो जनरलाइजेशन जब होता है ना, तब हमको केयरफुल हो जाना चाहिए। जैसे अगर आप देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इसमें तो वाकई गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन किया है, इनकी हेल्थ इंप्रूव की है। अगर आप देखें एनर्जी है, पावर सेक्टर है, इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो केवल सेंटिमेंट पे मूव हो रही है, तो हम लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पिक एंड चूज़ करके सावधान रहना चाहिए। अच्छा, दिक्कत मार्केट की है इस समय लार्ज प्राइवेट बैंक्स। ऑब्वियसली सबसे बड़ा बैंक सबसे बड़ी दिक्कत है।
यहाँ क्या हो रहा है? सो अनुज जी, एक चीज़ मैं पहले इसको मैं रिकमेंडेशन या डिस्क्लेमर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2023 का अप्रैल मई और 2023 का नवंबर दिसंबर, ये 2-3 मौके छोड़ करके 2.5 साल से लगातार एफआईआईज नेगेटिव है। तो पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि मैक्रो माहौल क्या है भाई। अगर 2.5 साल से एफआईआई नेगेटिव और सेलिंग के मोड में है, तो आप समझ सकते हैं बड़े बैंक्स के लिए फंडामेंटल के अलावा ये एक तो ओवर ओन्ड, अंडर ओन्ड और मार्केट में कलर ऑफ मनी, इसका भी आप असर देख सकते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आगे जा कर के यूएस पॉलिसी में कोई क्लैरिटी आती है, समझो वहाँ पे रेट कट के आसार नज़र आते हैं, समझो डॉलर अपनी स्ट्रेंथ गिव अप करता है, समझो एफआई फ्लो पॉजिटिव हो जाता है, ये इमर्जिंग मार्केट के चाइना वगैरह के हेडविंड्स भी थोड़े रिसीड हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज़ दैट के फंडामेंटल में तो कहीं ना कहीं ये सस्ता दिखने लगेगा आने वाले 6-12 महीने में। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैक्रो इसके लिए है, जो सेलिंग है एफआईआई का, चाहे यूएस पॉलिसी की वजह से हो, चाहे चाइना की वजह से हो, ये भी ट्रेंड जब चेंज होगा तो आई थिंक इस साल में कहीं ना कहीं पे ये अट्रैक्टिव, मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट मनी तो डेफिनेटली उस तरफ ऑलरेडी जा रहा है। वीरू? आशीष जी, अभी गुड मॉर्निंग पहले तो, और बहुत दिनों बाद आज से मुलाकात और बात हो रही है आज। अभी आपने पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को लेकर बातचीत करी। इस बार इस अर्निंग सीजन के बाद एक और चीज़ जो कि नज़र आई वो थी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस, दैट वाज एफएमसीजी, जहाँ पे अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। बड़े स्टॉक्स लाइक एचयूएल, आईटीसी बैकफुट पे आए। एक चीज़ हमने देखी, ये रूरल मार्केट में, रूरल इंडिया में वो वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाया जहाँ पे थकान नज़र आ रही थी। आपका व्यू, अधिकतर ज़्यादातर एफएमसीजी काउंटर्स इस वक्त बैकफुट पे हैं, एफएमसीजी पे व्यू क्या बन रहा है इस वक्त आपका? जी, सो वीरेंद्र जी, एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियोज़ में भी अगर आप देखें तो रिकमेंडेशन नहीं, बट केवल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ को देख करके मैं बोल रहा हूँ, तो नेस्ले के सिवाय कोई ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों के पोर्टफोलियोज़ में अगर आप कंज्यूमर की बात करें तो ज़्यादा वेटेज कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में है, वो चाहे फिर अपैरल्स हो, चाहे फिर वो कोई भी डिस्क्रेशनरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आप उसको बोलें, उस तरफ ज़्यादा है। स्टेपल्स में आप कह सकते हैं अंडरवेट बोल सकते हैं, या जो मैंने एक एग्जांपल दिया उसके अलावा कोई दूसरा एक्सपोजर नहीं है। ओके, एफएमसीजी पे आपका ज़्यादा एक्सपोजर है भी नहीं, और आपका एक नेस्ले वो ठीक ठाक चला भी है। अच्छा चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर आपकी एफएमसीजी पर। एक स्पेस आशीष जो इस बार खासा दिक्कत में नज़र आया और जिसने पोस्ट कोविड बहुत अच्छा मूव दिया था, प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग थी, एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा हुए, बट सडनली आई थिंक चाइना फैक्टर, यूरोप फैक्टर और आई थिंक ओवर सप्लाई जिसको मार गई, दैट्स केमिकल। आप लोगों ने कोई व्यू लिया है इस प्राइस पर? होल्डिंग में क्या क्या था और इस प्राइस पे आपका आउटलुक आशीष जी, क्या ऐड करेंगे आप इस प्राइस पर? सो डेफिनेटली सी, अगर आप देखें पिछले, मुझे लग रहा है 2017 ऑनवर्ड्स व्हाइट ओक के पोर्टफोलियोज़ में केमिकल एक्सपोजर रहा है। पहले के मुकाबले अगर आप देखें, जैसे आपको मैं एग्जांपल्स दूँ तो पोर्टफोलियोज़ में फाइन ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, एथर इंडस्ट्रीज़, इस तरह के जो एक्सपोजर हैं वो बने रहे हैं अभी तक। इन द रिसेंट टाइम्स मेरे ख्याल में एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपोजर है वो बरकरार है, और कहीं ना कहीं पे इसमें अगर आप देखेंगे बहुत लंबा एक तरीके से करेक्शन चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम लोग के जो पोजीशंस है वो हम लोगों ने डेफिनेटली बरकरार रखे हैं, लेकिन फ्रेश एडिशन इसमें कोई हुआ नहीं है रिसेंट पास्ट में। ओके, अच्छा, दो स्पेसेस जहाँ पर काफ़ी पैसा बना है ऑफ लेट, आईटी और ऑटोमोबाइल, यहाँ पर क्या आप ओवरवेट हैं और यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? सो अनुज जी, आईटी में हम लोगों का इंडेक्स के मुकाबले में तो माइनर ओवरवेट या इक्वल वेट तरीके का है, लेकिन हम लोगों का ज़्यादा फोकस अभी से नहीं, पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली मिड कैप आईटी पे ज़्यादा रहा है। तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज़ निकाल के देखते हैं, जो आउट परफॉर्म भी कर रहा है जो, हाँ, तो अगर आप देखेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स है, या फॉर एग्जांपल अब तो मिड कैप रहा नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से कोफोर्ज है, हाँ, सो इसी तरीके के एक्सपोजर्स बरकरार है। लार्ज आईटी का एक्सपोजर अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के मुकाबले अंडरवेट है, मिड कैप आईटी देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ओवरवेट है, और ये मुझे लगता है ये चेंज नहीं होगा, अभी थोड़े समय तक हम लोग का इसी तरीके का मूव रहेगा। और ऑटोज़ हम लोगों का मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा टू व्हीलर एक्सपोजर हमारा रहा नहीं है, वो शायद हर्ट भी किया है। अगर आप देखेंगे तो आयशर, मारुति जो 4 व्हीलर है वो ज़्यादा एक्सपोजर रहा है, महिंद्रा फॉर इंस्टेंस, बल्कि वो कॉन्ग्लोमरेट है लेकिन महिंद्रा का ज़्यादा एक्सपोजर। टू व्हीलर्स नहीं रहा है, बट मुझे लग रहा है उसमें अंडर परफॉर्मेंस आया। आई थिंक टू व्हीलर होना चाहिए था, आई थिंक इट हैज़ परफॉर्म वेरी वेरी वेल।
बट हम लोगों का ज़्यादा 4 व्हीलर में एक्सपोजर रहा है। ओके अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से फिर, इस समय आपकी सबसे बड़ी थीम क्या होगी इस समय, क्योंकि अब हम इलेक्शन ईयर में भी हैं और बहुत कुछ मार्केट को देखना है। इस साल रेट कट की भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि यूएस में रेट कट होगा, यहाँ भी रेट कट होगा, तो इस साल आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा और कहाँ टूट सकता है? सोनू जी, एक्चुअली काफ़ी समय से पहले भी हमारी बात हुई है, शायद इसके ऊपर आपको याद होगा। मेरा अगर आप देखें तो अनइक्विवोकली हमेशा अगर कोई मुझे बोलता है तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स की जब भी बात आती है हम लोग सीधा बैंकिंग की बात करते हैं, जैसे हम लोग भी चर्चा की। लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बन रहा है और वो बरकरार रहेगा, वो हमारे इंडस्ट्री में। अगर आप देखिए हमारा इंडस्ट्री मतलब ब्रॉडर आप ले लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, तो जितना भी लेंडिंग के अलावा का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, मैं हमेशा उसी पे अगर मतलब रिकमेंडेशन नहीं, बट हमेशा मेरा उस पर पॉजिटिव व्यू रहता है। मुझे लग रहा है कि अंडर ओन्ड है ये अभी भी। दूसरा चीज़ इसमें यह है कि एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट जो है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्रोकिंग, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत ही सिक्लिकल है। इन रियलिटी अगर आप देखें एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं और सम पार्ट ऑफ ब्रोकिंग जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का हैवी वेटेज है, ये सब जितना लोग सोचते हैं उतना सिक्लिकल एक्चुअली है नहीं, और मेरे को अभी भी पोर्टफोलियोज़ में ज़्यादा दिखता नहीं है। और अगर एसेट मैनेजमेंट चल भी गया है तो भी अगर देखिए जैसे RTAs हैं, हमारे इंडस्ट्री में 2 RTA ड्यूओपोली है और वही पूरा 100% इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं। फिर आप देखिए डिपॉजिटरीज 2 हैं, पूरा ग्रोथ। सो हमारा जो इंडस्ट्री है इसके कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे जो थियोरेटिकली टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ते हैं ना, मोनोपोली, ड्यूओपोली, उसके एक्चुअल केस स्टडीज़ है वहाँ पे जिस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है। और क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि लोगों को लगता है ये तो शेयर बाजार से लिंक्ड है, बहुत सिक्लिकल है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू। जितना एक इंडिविजुअल प्योर प्ले ब्रोकिंग कंपनी सिक्लिकल हो सकता है, उसके मुकाबले ये RTA, डिपॉजिटरी, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट उतना सिक्लिकल एक्चुअली है नहीं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इवेंचुअली आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जो है, इसमें कुछ स्टॉक चले, कुछ स्टॉक काफ़ी समय से फ्लैट लाइनिंग चल रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट वुड बी द सेकंड वन जो काफ़ी अच्छा करेगा। RTA मतलब रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स। हाँ, बस थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई कर दूं। हाँ। और दूसरा, जैसे आप बोल रहे थे पैसा कहाँ टूट सकता है, अभी हम लोग वो आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस के नज़रिए से देखते हैं, तो टूटने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले जो मेरा तात्पर्य था कि भाई स्मॉल कैप चल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में नॉन PSU अंडर परफॉर्म कर रहा है और PSU डबल हो गया, तो PSU पे नेगेटिव वेट लेने का बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूजी होना बहुत ज़रूरी है। समझ गया, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे स्टूडियो में आया आप, उसके लिए बहुत डबल शुक्रिया आपका। अब बात हो गई फंडामेंटल्स की, अब टेक्निकल टेक्सचर भी जोड़ लेते हैं मार्केट का। JM फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटाइल हो चला है बाजार, वो जो एक वन वे ट्रेंड था, वो जो आपकी करेक्शन थी, वो खत्म होने के साइंस हैं या अभी भी वो करेक्शन इंटैक्ट है? और ये जो कल हमने देखा, ये करेक्शन में ही एक थोड़ा सा एक अपवर्ड फेज आया। जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, एक अच्छी बात यह है कि करेक्शंस जो है शैलो है और बहुत जल्द बाइंग होते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये करेक्शन खत्म होता हुआ दिखना चाहिए, प्राइमरीली बिकॉज जो PSU स्टॉक्स, जो मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, जो एक ब्रॉडर मार्केट है, वहां पर रेजिलियंस अभी भी दिख रही है। इनफैक्ट की सपोर्ट लेवल से काफी अच्छे बाउंस बैक देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप रेशियो चार्ट देखें, जैसे निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट होने को है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे 22,000 के ऊपर निफ्टी निकलेगा, या ब्रॉडली जब तक 21,500 के ऊपर जब तक हम है, मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट आने की बहुत ही अच्छी संभावना है। और जब ब्रेकआउट आएगा तो आई थिंक जो पहला ट्रेंड था मार्केट का, जो एक तरह से हमने ट्रेंडिंग मूव देखा था पूरे बाजार में पिछले नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, वैसा मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो एक ब्रीफ करेक्शन, ब्रीफ पॉज मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर हुआ है। यहां से हमें लगता है कि खास करके जो ग्लोबल सेटअप भी है, यूएस मार्केट्स वगैरह का जो मेजर ट्रेंड है, वो अभी भी काफी मजबूत है। तो उसको देखकर हमें लग रहा है कि यहाँ पर निफ्टी में ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है। 21,500 का लेवल मेरे हिसाब से इंटैक्ट रहना चाहिए निफ्टी में। ओके, निफ्टी में ब्रेकआउट की चांसेस स्ट्रॉन्ग है, 21,500 इंटैक्ट रहेगा। राहुल जी की टिप्पणी। ये जो ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं आप राहुल जी, इसको आई थिंक जैसे कहते हैं ना, स्पॉन्सर कौन करेगा? अब तक फॉर्चुनेटली वी हैव स्टॉक्स लाइक SBI, रिलायंस जो कि पार्टिसिपेट करते हुए कल बहुत सारे स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। PSU बैंक्स हो गए, कल OMCs। यहाँ से आगे लीड कौन करेगा? अगर मैं सिर्फ इंडेक्स को मैनेज करने के लिहाज से आपसे पूछूं 4-5 स्टॉक्स जो कि क्रिटिकल हैं इस आगे के मूव के लिए।
ये देखिए अनुज जी, बैंक निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में खास करके प्राइवेट बैंक्स में एक पेन था। पीएसयू बैंक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स यहाँ से रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक की इंडेक्स देखें तो करेक्शन वहां पर हो गया है। साथ में अगर आप रेशियो चार्ट देखें, पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक या प्राइवेट बैंक वर्सेस बैंक निफ्टी का भी अगर आप रेशियो चार्ट देखें तो काफी ओवरसोल्ड है ये रेशियो चार्ट, और हमें लगता है कि यहाँ पर वापस वैल्यू आती दिख रही है। सारे प्राइवेट बैंक्स एकदम तेजी में नहीं आए, लेकिन जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ये हमें स्टॉक्स लगते हैं कि पार्टिसिपेट किए जा सकते हैं। डिलीवरी पर्सपेक्टिव से बाय करके चलिए, हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में अगले 3 से 4 महीने में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आता हुआ दिखेगा, और ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा वापस अपने पुराने लेवल्स पर जाने के लिए, और ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा ऊपर में और सपोर्ट देने के लिए। तो हमें लगता है कि जो मार्केट का पेन पॉइंट था वहां पर करेक्शन पूरा हुआ है, और इंक्रीमेंटली हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड और साथ में जो मोमेंटम है वो यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई देगा। ओके, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एचपी, बीपी, आईओसी, यहाँ पर कोई व्यू बन रहा है क्या? ओएनजीसी, गेल, मतलब अपस्ट्रीम में भी? जी अनुज जी, देखिए पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू एज अ सेक्टर में अभी भी रैली इंटैक्ट है। ये एक छोटा करेक्शन था जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, और यहां से हमें लगता है कि कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। फॉलो अप राउंड ऑफ बाइंग ऑलरेडी हम देख रहे हैं कल के सेशन में, आज के सेशन में। यहाँ पर हमें मेटल्स में सेल काफी अच्छा लगता है। अगर आपका थोड़ा लंबा अवधि का व्यू है तो मुझे लगता है कि साल के एंड तक तकरीबन 180-200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस में हमें लगता है कि 150-160 तक के लेवल्स आपको महीने भर के अंदर यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक जो हमें पीएसयू सेक्टर से बहुत पसंद है वो है एनएमडीसी। रिजल्ट्स काफी शानदार रहे इस स्टॉक के, और अभी भी टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है स्टॉक की काफी मजबूत है। हमें लगता है स्लो ग्रेजुअल यहाँ से आपको तकरीबन 300 रुपीज का टारगेट, और पोजिशनली हमें लगता है कि और भी अपसाइड यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल जो पीएसयू सेक्टर है उसमें हमें लगता है कि कंटिन्यूएशन रहेगा। पावर सेक्टर में एनटीपीसी हमारा टॉपिक है जहां पर हमें लगता है कि अपसाइड बनती हुई दिखेगी, और ऑयल एंड गैस में आई थिंक ओएनजीसी है जो इस सेक्टर को लीड कर सकता है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा पीएसयू पैक अच्छा लग रहा है। जहां तक ओएमसीज का सवाल है वहां पर मूव मेरे हिसाब से जो मेजर मूव था वो हो चुका है। क्रीम जो है वो कहीं ना कहीं निकल चुकी है, शायद करेक्शन आए तो वापस अट्रैक्टिव होगा, लेकिन ये जो बाकी सेक्टर्स और स्टॉक जिसकी हमने बातें की, हमें लगता है कि वहां पर फोकस शिफ्ट करना चाहिए, और आने वाले महीने में मुझे लगता है कि यहाँ पर अल्फा क्रिएशन देखने को मिल सकता है। ओके, एक आखिरी सवाल वेरी क्विकली, आपने ट्रेंड का चार्ट देखा है क्या? पिछले 3-6 महीने में बहुत शानदार यहाँ पर मोमेंटम है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ट्रेंड की जो मेन ट्रेंड है वो काफी मजबूत है, और लगातार स्टॉक एक वर्टिकल मूव देता है, कंसोलिडेशन आता है और फिर एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। इस बार भी आई थिंक कोई डिफरेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाए। काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। 3850 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से अगर तेजी करनी है। बुलिश पोलन ब्लैक पैटर्न का यहाँ पर एक सेटअप देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में जैसे ब्रेकआउट आएगा मुझे लगता है कि 5 से 10% की रैली और भी यहाँ से बन सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज करें, जैसे जैसे स्टॉक मूव करता है स्टॉप लॉसेस को ऊपर लेते जाए, जहां जब तक ट्रेंड किसी मेजर तरीके से या बड़े वॉल्यूम के साथ रिवर्स नहीं होता है, आई थिंक इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। ऑलराइट राहुल, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। चलिए, ये बात होगी राहुल जी से। वीरो, बताइए कौन सा स्टॉक इस समय मैं स्पॉट कर रहा हूँ? बीपीसीएल नहीं, या एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक, बिल्कुल एचडीएफसी बैंक आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के मूड में है। दिक्कत बस यही है कि ये टिकना चाहिए, क्योंकि ये कई बार हमने देखा है कि इस तरीके का मूव टिकता नहीं है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन आज एटलीस्ट निफ्टी को बहुत हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, एकदम से जो रिवर्सल आया निफ्टी में लोअर लेवल से, और इवन बैंक निफ्टी में जो रिवर्सल आया वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया एचडीएफसी बैंक ने। लेकिन ये चार्ट देखिए, मतलब कैसे कोई ट्रेड करेगा इस मार्केट को, बहुत टफ है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे। कंट्रीब्यूशन दिखा दीजिए एक बार निफ्टी बैंक का और निफ्टी का। निफ्टी में 35 पॉइंट और बैंक निफ्टी में भी एक बार कंट्रीब्यूशन, और एक बार वो चार्ट वापस दिखाएंगे जिसको देखकर भी रूह काफ़ी हंसी आ रही है। 217 पॉइंट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सिर्फ एचडीएफसी बैंक का। ये लॉपसाइडेड इंडेक्स का इम्पैक्ट होता है। नहीं, ये नहीं, निफ्टी वाले चार्ट पे हंसी आ रही थी बीरू को। काफ़ी मतलब ऑल ओवर द प्लेस चार्ट इस समय। निफ्टी का हाँ, ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस इंडेक्स को। चलिए
अब वीरू एक मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में एनबीसीसी इंडिया के नंबर्स अच्छे रहे हैं, मुनाफे में 60% और रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ है, हालांकि मार्जिन फ्लैट रहे हैं। FY24 के गाइडेंस और ऑर्डर बुक पर बात करने के लिए हमारे साथ एनबीसीसी के CMD KP महादेव स्वामी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनबीसीसी के लिए एक ट्रिगर था जब दिल्ली में रीडेवलपमेंट चल रहा था, वो सरोजनी नगर का, नौरोजी नगर, इन सब का, वहां पर अब इस समय क्या स्टेटस है और क्या विजिबिलिटी है आपको इस समय? ये 7 GPR एनबीसीसी के लिए रीडेवलपमेंट में बहुत अच्छा स्कोप था और कर रहे हैं भी। हम नरोजी नगर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है, इसका सेल भी हम 9,000 करोड़ रुपीस तक सेल भी कर चुका है। तो नरोजी नगर से सेल जो आएगा उससे रेवेन्यू हम बाकी सरोजी नगर और नेताजी नगर में स्पेंड करना था। पहले हमारा टर्नओवर कम होने का रीजन क्या था, सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे था ये प्रोजेक्ट, तो रेवेन्यू जनरेट करके फिर आगे स्पेंड करना था। अभी हमारे पास ऑलरेडी 10,000 का सेल कर चुका है, अभी तक हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर किया हुआ है, और भी टर्नओवर करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट पैसा है। एंड मोर ओवर हम 6,000 करोड़ का रिसेंटली इसी साल में हम अवार्ड भी किया हुआ टेंडर का। देयर आर 2-3 अदर इश्यूज था, इसका अलावा एक तो फंड जनरेट करना था, दूसरा वहां पेड़ का ट्री कटिंग का परमिशन भी मिला नहीं था, वो भी मिल चुका है। और कुछ जुगीस थे, जुगीस खाली नहीं हो रहा था, इसलिए हमारा वर्क के लिए एम्फर हो रहा था। ये तीनों अभी क्लियर हो चुका है, सो अभी टर्नओवर ही आना, तो इस साल नेक्स्ट क्वार्टर में तो हमारा बहुत अच्छा टर्नओवर आएगा, मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर। एंड नेक्स्ट ईयर से इसका 7 GPR में कोई शायद हर्डल नहीं है। ओके सर, आपने गाइड किया था फॉर आई थिंक 11,000 CR फॉर FY24, ये अचीव हो पाएगा? 1,500 से 1,100 रेंज में रहेंगे। एक्चुअली 2-3 थोड़ा हमको इंडरेंसेस आए हुए हैं, मेजर इंडरेंसेस। एक ग्राफ लगी थी, आपको पता है नवंबर में, उसका चलते थोड़ा हमारा वर्क नहीं हुआ था। दूसरा अभी एक फार्मर का स्ट्राइक चल रहा है, ये कितना दिन चलेगा पता नहीं है। हमारा जो मटेरियल्स है आउटसाइड से जो आना, वो थोड़ा अडल हो रहा है। अदरवाइज 11,000 जो है वो टारगेट इजीली अचीवेबल था। तो ये 2-3 इंडरेंस का चलते 10,500 to 11,000 का ये रेंज पे रहेंगे हम। ओके अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सर सेगमेंट वाइज, अगर मैं आपके सेगमेंट्स को देखूँ, चाहे वो PMC हो या फिर EPC या फिर रियल स्टेट रेवेन्यू, रियल स्टेट, इसमें PMC का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें जो मार्जिन्स थे वो भी लगभग 90 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, ग्रोथ भी अच्छी है। आगे जाके आई मीन फॉर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स PMC क्या ड्राइविंग फोर्स रहेगी NBCC के लिए? हाँ, अभी PMC में हम क्या कर रहे हैं, जो रीडेवलपमेंट मॉडल है ये भी PMC का अंदर आ रहा है। एक्चुअली हम 3 सेगमेंट में काम कर रहे हैं, वन इज PMC, अदर वन इज EPC, तीसरा रियल एस्टेट। जो जितने भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो PMC का अंदर है। सो रीडेवलपमेंट अभी हम पहले ओनली दिल्ली में करता था, अभी दिल्ली जाके हम स्टेट गवर्नमेंट में केरला हाउसिंग बोर्ड का साथ भी एक MOU किया हुआ है 2,000 करोड़ का। इसी लाइन पे हम और बहुत सारा स्टेट का साथ कर रहे हैं। नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारा PSU के पास लैंड पार्सल है, नहीं तो उनका पुराना कॉलोनीज है वो टूटा हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो भी PMC में आएगा। इसीलिए PMC सेगमेंट हमारा प्राइम है, रहेगा। ओके अच्छा सर, एग्जैक्टली मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री में, ब्लेंडेड मार्जिन्स की पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ट्रेजेक्ट्री रहेगी कंसिडरिंग आई थिंक जो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको देखते हुए? और उसके बाद में एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर, एक तो पहले तो मार्जिन्स का आउटलुक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर एंड आई थिंक नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, और स्पेशली आपकी जो करंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है सर वो कितनी है, और FY24 कितने पर क्लोज करेंगे आप? हमारा करंट ऑर्डर बुक जो अराउंड 55,000 करोड़ है, तो इस ईयर में मतलब मैं यही बता रहा था 10,500 से 11,000 तक करेंगे, और नेक्स्ट ईयर में 24-25 में अराउंड 13,000, मिनिमम 13,000 करोड़ रुपीस का टॉप लाइन होगा, और बॉटम लाइन अराउंड 700 करोड़ होगा। पैट, आई एम सेइंग बॉटम लाइन बोलेगा तो पैट। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए महादेव स्वामी साहब, और सभी पहलुओं पे बातचीत की आपने NBCC को लेकर। NBCC आपके स्क्रीन पे एक बार स्टॉक आएगा इस दौर में, अगर आप देखें इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया भी था, और ये देखिए करीब 137.10 पे आके ट्रेड करता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।